तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू की क्लासेस जो है वो लगातार बैक टू बैक आ रही हैं और कल किसी वजह से क्लासेस जो है नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में पॉलिटिकल का एग्जाम है, तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि जो पहली बुक है आपकी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए देखने को। और मैं आज से जो है क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो विधायिका है, यानी कि संसद के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको उठाओगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन संसद के ऊपर पक्का मिलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्लासेस कोई भी मिस ना करें। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि टॉपिक को आप देखिए और इनको क्लियर जितना हो सके मतलब अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, ताकि आपको सारे जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो विधायिका है। तो विधायिका पे आज चर्चा करेंगे हम। विधायिका, जैसा कि आपको पता है, संसद संसद के जो अहम पहलू है, चाहे वो लोकसभा से जुड़े हुए हो चाहे वो राज्यसभा से जुड़े हुए हो, तो आज हम भारत की द्विसदनीय संसद पे चर्चा करेंगे और उन दोनों सदनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। विधायिका। लोकतांत्रिक राज्यों में जनता के निर्वाचित यानी कि चुने गए प्रतिनिधियों उम्मीदवारों की एक सभा होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए नेताओं की एक सभा होती है जिसका मुख्य कार्य विधि निर्माण करना होता है, यानी कि कानून बनाना होता है। इस सभा को विधायिका की संज्ञा दी जाती है। विधायिका लैटिन शब्द लेक्स से उत्पन्न हुआ है। जो विधायिका शब्द है वो लैटिन शब्द लेक्स से बना है, जिसका अर्थ होता है विधि के द्वारा विधि का शासन, कानून के द्वारा स्थापित कानून का शासन ही विधायिका कहलाता है। प्रजातांत्रिक राज्यों में यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहां ये जनता को रिप्रेजेंट करती है, जनता की बातों को सामने लेकर आती है। कौन लेकर आती है? विधायिका लेकर आती है। और इसके द्वारा निर्मित बनाई गई विधि यानी कानून के अनुसार कार्यपालिका शासन करती है। आपको दोस्तों पता होगा कि सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो विधायिका जो कानून बनाती है उसी के अनुसार कार्यपालिका को काम करना होता है, उसी के अनुसार वो शासन भी करती है। तो विधायिका यानी जो लेजिस्लेचर है या विधानमंडल, ये किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विधायिका उस संगठन को कहते हैं, उस राजनीतिक संगठन को कहते हैं जिसको अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, वो कानून के तहत नीतियां बना भी सकता है, उसे बदल भी सकता है और उसे हटा भी सकता है। कानून बनाने का अधिकार, कानून को लागू करने का अधिकार, हटाने का अधिकार, ये सब कुछ विधायिका के पास होता है। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। अब विधायिका राज्य में भी असेंबली होती है, आपको पता है, देश में भी होती है। तो वैसे जो विधायिका के मेंबर होते हैं उनको विधायक कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी असेंबलीज होती है, जो विधायिका छोटी वाली होती है राज्यों की, उनके मेंबरों को हम विधायक बोलते हैं। आमतौर पर जो विधायिका है उसमें या तो एक या फिर 2 सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, हम स्टेट लेवल पे नहीं कह रहे, हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो पूरे देश के लिए जो सदन है, जो संसद है, वो द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है, जो संसद कहलाती है। संघीय विधायिका। भारत की केंद्रीय जो विधायिका है उसका नाम संसद है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है। आपको पता होगा संसद के 2 सदन बनाए गए हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अनुच्छेद 69 के अनुसार, सॉरी 79, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की विधायिका सहित 2 सदन राज्य सभा एवं लोकसभा है। भारत के अगर सदनों की बात करी जाए तो यहाँ 2 सदन है, एक तो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। वेस्टमिंस्टर यानी कि इंग्लैंड के नमूने पे ढाला गया, और हमारी संसद को इंग्लैंड के नमूने पे ढाला गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन की संसद है, इंग्लैंड की संसद है, उसी प्रकार से हमने भारत की संसद का भी निर्माण किया है,
जिसके 2 सदन बनाए गए हैं, एक तो लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। अगर बात की जाए संसद के निचले सदन की, तो संसद का जो निचला सदन है उसको लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद लोकसभा क्या होती है, चेंज होती है या फिर सरकार दोबारा चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव 5 साल में होते गए, तो ये अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये लिखा जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा दोस्तों क्या है, ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये स्थायी है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संसद के दोनों सदनों में से एक सदन यानी कि राज्यसभा हमेशा काम करता रहता है और राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे देश में विधायिका के साथ राष्ट्रपति का होना भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कानून बनता है कोई भी, वो राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी साइन के लिए जरूर जाता है, तो राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी खाली नहीं रह सकता। और ये आपको पता है, ये हमारी एक नई संसद का चित्र है, क्योंकि नई संसद जो है वो बन चुकी है, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, आपको पता भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति। अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का भाग नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो विधायिका के कार्य में भाग नहीं लेता है, जबकि राष्ट्रपति भारतीय संसद का महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं संसद का हम। उन्हें लोकसभा भंग करने का भी अधिकार है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, कोई भी विधेयक, बिल दोनों सदनों की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। आपको ये बात पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि कभी भी जब कोई बिल आता है या कोई कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों में जाता है। वो राज्यसभा में भी जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा। अगर एक भी सदन से अनुमति नहीं मिली तो बिल पास नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा। यानी दोनों सदनों से बिल का पास होना जरूरी है, फिर अंत में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब जाके वो लागू होता है। तो दोनों सदनों की बैठक नहीं होने पर भी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों द्वारा कानून लागू कर सकता है। हालांकि ये अध्यादेश अस्थायी होते हैं। अगर संसद का सदन ना बुलाया जा रहा हो, मीटिंग नहीं हो रही हो, अधिवेशन ना हो रहा हो, तो राष्ट्रपति पीछे से भी कोई कानून खुद भी लागू कर सकता है, उसे हम अध्यादेश बोलते हैं। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होगा, जब संसद के सदन बुलाए जाएंगे तो उसमें चर्चा होगी दोबारा। अब आगे आते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। संसद के, जब मैंने बताया आपको कि संसद के 2 सदन है, तो दोनों में से महत्वपूर्ण यह है कि हम दोनों सदनों की बात करें। तो लोकसभा जो है इसे बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है ना, तो ये हाउस ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया सदन लोकसभा है, क्योंकि लोगों का सदन है लोकसभा। और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, शक्तिशाली सदन जो है वो लोकसभा कहलाता है। तो लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों को की सभा है, यानी उम्मीदवारों की एक सभा है, जिसका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो, उसमें 18 वर्ष का हर एक वयस्क जो है वो वोट डालता है और अपने उम्मीदवारों को चुनता है, जिसमें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, जो पीएम के इलेक्शन होते हैं, वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और इसके जो मेंबर चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है। जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें जनता वोट नहीं डालती है। तो लोकसभा के कुल चयनात्मक सदस्यों की संख्या, जो उसमें टोटल मेंबर जो चुने जाते हैं, उनकी संख्या राज्यों के बीच इस तरह वितरण किया जाता है। मतलब राज्यों की सीट्स में या राज्य की संख्याओं में इस तरीके से बांट दी जाती है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित यानी बांटी गई सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहां तक व्यवहारिक सही हो, सभी राज्यों के लिए बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीटें जो है वो जनसंख्या के आधार पर बांट दी जाती है। हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट बांट दी जाती है। ठीक है, जहां से इन मेंबरों को चुना जाता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 जो है सदस्य हैं, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 552 जो है, पुरानी जो संसद थी हमारी उसमें बैठ सकते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ा दी गई है। तो अब जो नई संसद है इसमें काफी हद तक, ठीक है, मेंबरों की संख्या बढ़ा दी गई है कि अगर भविष्य में हम मेंबरों को बढ़ाना चाहें तो अधिक से अधिक मेंबर उसमें बैठ सकते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा के मेंबरों को हम 5 साल के लिए चुनते हैं। जब आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा लागू रहती है, कानून बनाकर यह अवधि संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर देश में इमरजेंसी लग जाए तो संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा सकती है, यानी 5 से वो कर सकती है इसको 6 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा। और हुआ भी था कि जब 1975 में आपातकाल लगाया था तो इंदिरा गांधी की सरकार ने
उस समय लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी। अब तक 14 लोकसभाओं का गठन किया जा चुका है। आगे आते हैं, जगह देखते हैं। 18 वर्ष या अधिक उम्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है। और लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं और उसमें 18 वर्ष का हर एक नागरिक वोट डालता है। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को, उम्मीदवार को निर्वाचित किया जाता है। और लोकसभा का जो सदस्य है उसको बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 25 वर्ष कर दी गई है। 25 वर्ष है मतलब कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी अवधि लोकसभा चुनाव के लिए 25 साल होनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर मेंबर हो तो वो एक साथ राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यानी अगर कोई भी नागरिक चाहे तो वो देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता है। वह एक से अधिक सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है। एक से ज्यादा मतलब 2 सीटों पे, 3 सीटों पे, ठीक है। जैसे कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, अमेठी से भी लड़ा था और एक सीट थी, क्या नाम है, साउथ की, वायनाड, वो वहां से भी लड़े थे। तो किंतु लेकिन चुनाव जीतने पर वह एक ही सीट अपने पास रख सकता है। यानी कि अगर वो दो सीट भी जीत गया ना इलेक्शन में, कि 2 जगह से चुनाव लड़ रहा था एक टाइम पे और वो दोनों जगह से जीत गया है, लेकिन उसके बाद उसे एक ही सीट चुननी पड़ेगी, वहीं से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपने पास एक ही सीट रखेगा। संसदीय सत्र में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई मेंबर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है संसद में तो उसको क्या होगा, उसको क्या कर देंगे, अयोग्य हटा देंगे, उस सीट से हटा देंगे। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी उसे सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगर वो व्यक्ति दूसरे देश का मेंबर है या सदस्य बन गया है तो भी उसे क्या कर देंगे, अयोग्य कर देंगे, उसे निष्कासित कर देंगे संसद से। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। तो आपको पता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष भी होता है जिसे हम स्पीकर कहते हैं और ये भारतीय संसद के स्पीकर है इस समय जो है श्री ओम बिरला, ठीक है ना। तो इनकी बात करते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका पद बहुत ही सम्मानजनक होता है। नवनिर्वाचन चुनाव के पश्चात लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें उसके वरिष्ठतम सदस्य की अध्यक्षता में लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। मतलब ये कि जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसी समय जो है एक अध्यक्ष का चुनाव होता है जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और इसे ही स्पीकर कहा जाता है। भारतीय संसद के जो पहले स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे। एक बार अध्यक्ष बन जाने के पश्चात उनका अपने दल से कोई संबंध नहीं रहता। ये बात है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा और जो बन गया है तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उसका उस पार्टी से या किसी भी अपनी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहेगा। यानी मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि 2 तरह की पार्टियां लोकसभा में बैठती है, पक्ष और विपक्ष। तो उसमें से जब स्पीकर का चुनाव होता है तो मेंबरों में से स्पीकर का चुनाव होता है। तो जो भी व्यक्ति स्पीकर बनेगा तो स्पीकर के पद की गरिमा को रखते हुए, उसके सम्मान को रखते हुए वो अपनी पार्टी के प्रति कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। उसका काम ये रहेगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनेगा लोकसभा अध्यक्ष और तब फैसला देगा। यानी उसको बिना किसी पक्षपात के एक अपने पद की गरिमा रखते हुए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना होता है। ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है। जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसका काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को बोलने का अधिकार देना, उनकी बातों को रखना। तो उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष का काम भी यही है कि वो बिना पक्षपात के लोगों को बात रखने का मौका दे और उनकी बातों को आगे बढ़ाए। लोकसभा अध्यक्ष जो उनका प्रमुख जो कार्य है, काम है, वो निष्पक्ष होकर सदन की कार्यवाही को सही रूप से चलाते हुए सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। धन विधेयक को, जो धन बिल होते हैं, उसको प्रमाणित करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है कि धन बिल पास होगा या आगे बढ़ेगा कि नहीं, लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे। वह ही सदन में प्रश्न पूछने, प्रस्ताव लाने और अनुमति प्रदान करते हैं इन सब बातों की कि कौन प्रश्न पूछेगा, कौन प्रस्ताव लेकर आएगा। विभिन्न समितियों के गठन का उत्तरदायित्व कर्तव्य भी लोकसभा अध्यक्ष को होता है कि नई समितियों की गठन की जो चर्चा है वो भी यही करवाते हैं। लोकसभा को भंग करने के पश्चात भी उनका पद बना रहता है। अगर लोकसभा भंग भी होगी, खत्म भी होगी, तब भी इनका पद बना रहेगा जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो जाता। मतलब नई लोकसभा नहीं बन जाती, जब तक नई सरकार नहीं आती तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब आगे आते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो इनकी जगह बात करते हैं
कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर की है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो संसदीय ढांचा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो वहां के स्पीकर की जो हाउस ऑफ कॉमन्स में स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति, लोकसभा के प्रति वही स्थिति है, वही कंडीशन है। तो उसको कुछ शक्तियां भी मिली हुई है। क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन की अध्यक्षता की जाती है, वो मॉनिटरिंग करता है पूरे सदन की, तथा उसके पास सदन के अंदर व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया के नियमों का निर्वहन करने की शक्ति है। कि सदन में अनुशासन व्यवस्था भी कौन बनाए रखेगा? स्पीकर बनाए रखेगा। ध्यान रखना, अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वे सदस्यों को निर्धारित संख्या के कम होने पर सदन को स्थगित कर दे या उनकी संख्या कम होने तक सदन को निलंबित कर दे। उसको यह अधिकार है कि अगर सदस्यों की संख्या कम है संसद में, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कम है, या जब तक संख्या कम है तब तक अगर चाहे तो वो लोकसभा को निलंबित कर सकता है, यानी कि कोई भी अधिवेशन उसका नहीं होगा, कोई भी मीटिंग नहीं होगी, एक अगर चाहे तो कार्यवाही कर सकता है। लोकसभा की समस्त सारी कार्यवाही एवं कार्यक्रम अध्यक्ष के द्वारा तय किए जाते हैं। जो भी लोकसभा में काम होंगे उसकी सारी कार्यवाही की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को होती है, वही उसकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। वह सदन की कुछ समितियों का सभापति भी होता है। संसद के लोकसभा में क्या कुछ जो समितियां बनी होती है, उन समितियों का जो सभापति होता है, हेड होता है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष होता है। वही उन कार्यवाहियों को चलाता है, वही उन पर सारी रिपोर्टें देखता है और पेश करता है। कोई विधेयक, कोई भी बिल वित्त विधेयक है, कोई भी बिल धन बिल है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? अध्यक्ष करता है। क्योंकि आपको पता होगा धन बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और उसके अलावा कहीं पेश नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष ही करता है। अगर संसद के दोनों सदन की एक साथ अधिवेशन बुलाया जा रहा हो तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ही करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं राज्यसभा पे दोस्तों। तो राज्यसभा की बात अगर करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा का भी अपना एक अस्तित्व रहा है। भारतीय संसद ने जब संसद का निर्माण किया था तो उसने ब्रिटेन की संसद को देखा था और उसी से हमने एक एग्जाम्पल लेते हुए अपनी संसद का निर्माण किया और हमने राज्यसभा बनाया। राज्यसभा बनाने का जो मेन मोटिव था वो इसलिए था कि अगर संसद का कोई भी एक सदन तानाशाही करे या निरंकुश बन जाए, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो राज्यसभा जो है क्या करेगा? राज्यसभा उसको उस पर रोक लगा देगा। अगर एक संसद जल्दी जल्दी में, संसद का एक सदन लोकसभा मान लो कि जल्दी जल्दी में बिल पास कर दे, तो दूसरा सदन उस बिल को चाहे तो पास नहीं करेगा, उसको रोक सकता है। यानी दूसरे सदन की पहले सदन की मनमानी को रोकने के लिए ही दूसरा सदन बनाया गया है। इसलिए हमारे यहाँ पे दो सदन है, एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो दोनों सदन अपने आप में महत्वपूर्ण है। दो इसलिए है ताकि एक मनमानी ना करे, अगर एक करेगा तो दूसरा उसको रोक देगा। तो आगे बढ़ते हैं जरा। तो संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे। इसके मेंबरों की जो मैक्सिमम जो संख्या होती है वो 250 होती है, अब बढ़ा दी गई है नई संसद में। उनमें से 12 सदस्य हैं, यानी राज्यसभा के जो 12 मेंबर होते हैं उसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होंगे, चुने जाएंगे, जिन्हें साहित्य, शिक्षा में, विज्ञान में, कला में और सामाजिक सेवा जो होती है उसमें उस संबंध में विशेष जानकारी हो या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। और राज्य और संघ क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधि होंगे। यानी मैं कहने का मतलब बता देता हूं आपको कि अगर हम भारतीय संसद के ढांचे को देखें तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर हैं। 250 में से जो 12 मेंबर है वो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, वो बिना चुनावों के या लोगों द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्यसभा में अपॉइंट करता है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, एक फिल्म एक्ट्रेस है रेखा, तो ये सब कौन है? ये सब राज्यसभा के मेंबर है, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट बनाए गए हैं। इन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इन्होंने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, देश का नाम क्या किया है? देश का नाम को आगे बढ़ाया। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति ही चुनता है। और बाकी जो 238 मेंबर होते हैं वो सीधा सीधा राज्यों से चुनकर आते हैं, अपनी उनकी पार्टीज वगैरह जो है उनको आगे भेजती है। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मैंने आपको बता दिया। इस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। इसमें हमारे द्वारा चुने गए जो नेता है, एमएलए वगैरह जो है वो वोटिंग डालते हैं और उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव होता है। इसमें जनता वोट नहीं डालती है। राज्यसभा के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं है वोट डालने का, ये प्रावधान किया गया है।
राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा होता है। अब हमारे देश में जो राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव है वो इस विधि के द्वारा होता है दोस्तों, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए जो एमएलए हैं उनके द्वारा होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मैंने बताया था ये एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी है, तो इसको कभी भी हम भंग नहीं कर सकते, ना ही इसको कभी खत्म किया जा सकता है। संसद का जो ये सदन है राज्यसभा, ये हमेशा काम करता रहेगा। राज्यसभा एक उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ये अपर हाउस है और वो लोअर हाउस है। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य की बातों को उठाता है। राज्यसभा जो है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा के मेंबरों का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 5 वर्ष का है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। किंतु वे समय पूर्व भी, समय से पहले भी इस्तीफा देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं, अपने पद को छोड़ सकते हैं। अयोग्य घोषित होने पर उन्हें पद से निष्कासित भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जगह इनके सभापति का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो उसका मॉनिटर होता है। और इस समय है जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे जो सभापति बने हुए हैं राज्यसभा के। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के लोग वोट डालते हैं, तब जाके हमारा उपराष्ट्रपति चुनकर आता है। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, जो मैंने आपको पहले ही बताया अभी। ठीक है, तो इनका चुनाव भी जो जनता द्वारा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा और वह संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी कहीं का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो देश का एक सम्मानजनक पद धारण कर लेता है और उसी की गरिमा को रखते हुए वो निष्पक्ष रूप से काम करता है अपने पद के लिए और लोगों के लिए, देश के लिए। राज्यसभा के सभापति के कार्य व शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष से समान होती है। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की हमने शक्तियों को पढ़ा, उसी प्रकार की समान शक्तियां राज्यसभा में जो सभापति है, उपराष्ट्रपति, उनके पास होती है। अब आते हैं भारतीय संसद के सदस्य की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं कौन सी हैं। अगर किसी व्यक्ति को भारतीय संसद का सदस्य बनना है तो उसकी योग्यताएं क्या रखी गई हैं, तो इनकी चर्चा करते हैं और बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी सी अयोग्यताओं की। संविधान के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं। पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया जो होगा वो मेंबर बनेगा। उसकी आयु लोकसभा के लिए, अगर जिसको लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो राज्यसभा के लिए उसकी एज कितनी हो, 30 वर्ष हो या उससे अधिक हो, तो ही वो मेंबर बनेगा। तो यानी लोकसभा के लिए 25 साल की एज दी गई है, ठीक है, और राज्यसभा के लिए दी गई है 30 वर्ष की, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज का। ठीक है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वह लाभ का पद धारण किए हुए ना हो, उसने कोई बड़ी पोस्ट जो है हायर ना कर रखी हो, अगर ऐसी कोई पोस्ट है, कोई पद ले रखा है तो उसको पहले वो पद छोड़ना पड़ेगा, देन उसके बाद वो मेंबर बनेगा। यानी मेंबर बनने के लिए पहले वाला जो जॉब है या पहले वाला जो पद है उसको वो छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो एक पद को संभालेगा। आगे आते हैं, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल ना ठहराया गया हो, यानी कोर्ट के द्वारा ये ना बताया गया हो कि वो व्यक्ति पागल रह चुका हो या पागल है, या फिर वो दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो इन सभी शर्तों को पूरा करेगा वही संसद का मेंबर बनेगा, और जिनको नहीं पूरा करेगा वो संसद का मेंबर नहीं बनेगा। संविधान द्वारा इन अहर्ताओं यानी इन शर्तों के अलावा अन्य योग्यताएं भी तय करने का अधिकार संसद को दिया गया है, कि इसके अलावा भी संसद को और भी अधिकार है कि वो मेंबरशिप के लिए और भी चीजें रख सकती है, बातें रख सकती है, रखी गई है। संसद ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं तय की थी। 1951 में जो अधिनियम आया था जन प्रतिनिधित्व वाला, उसके लिए उसमें कुछ बातें रखी गई थी कि मेंबर बनने के लिए ये चीजें भी जरूरी है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कहीं से उम्मीदवार बनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र
में उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही बनेगा, उस समय 1951 में बात रखी गई थी कि जिस व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो जिस चुनाव क्षेत्र का वो उम्मीदवार है उस चुनाव क्षेत्र में उसका नाम वहां की मतदाता सूची वोटर लिस्ट में दर्ज हो। अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो ये भी शर्तें थी उस समय। अनुसूचित जातियों से संबंधित जो एससी कास्ट वगैरह जो होती हैं, तो अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति एससी सीट से उम्मीदवार बन रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो एससी जाति का हो, एससी सीट का मेंबर हो, ठीक है, एससी हो। इसी प्रकार जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो एसटी सीट है, तो एसटी सीट के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो भी एसटी मेंबर हो, यानी कि जनजाति का ही मेंबर हो, ठीक है। मतलब अपनी सीट पे बने रहने के लिए आपको उसी जाति का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जहां के लिए वो सीट रिजर्व की गई है, तो ये भी बहुत जरूरी है। दिसंबर 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन चेंज के अनुसार आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट करने वाले विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले, जिसने हेराफेरी करी हो पैसों में विदेशी मुद्रा की, तो ऐसे व्यक्ति और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को चुनाव लड़ने का अयोग्य करार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन कामों में लिप्त पाया गया तो वो संसद का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमने आज जो चीजें कवर करी हैं उसमें मैंने आपको संसद के बारे में बता दिया, संसद में राष्ट्रपति की जो थोड़ी बहुत भूमिका है वो बता दिया, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता दिया, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता दिया, राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में बता दिया, और उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की शक्तियों के बारे में बता दिया, इनकी योग्यताएं क्या है मेंबर बनने के लिए, अयोग्यता वगैरह क्या है, ये सारी चीजें हमने जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ दिया होगा। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पसंद भी आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन आपको दिख चुका है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इतना हो सके, ठीक है। और आगे जो अगला लेक्चर है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आपको सारे लेक्चर मैं प्रोवाइड करवा दूं। और उम्मीद दिख भी रही है, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बन भी रहे, बस थोड़ा बहुत जो टाइम जाता है वो एडिटिंग में जाता है। तो लेकिन ये है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी और देते भी रहेंगे।